अब ये तीनों जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी, PMLN और काफ लीग, ये मिलकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए आइन में तरमीम कर रहे हैं। यानी ये उनकी ख्वाहिश एस्टेब्लिशमेंट ही जो चाहती है वही होता है पाकिस्तान में। तो बिलावल ने बताया कि ज़रा पहले आप ये देख लें। बिलावल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफद सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। चेयरमैन बिलावल जरदारी। मुस्लिम लीग नून के वफद ने 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत मांगी, ये बिलावल ने कहा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि इनकी कोई जुर्रत नहीं है कि ये इनकार करें। ये थोड़ा सा ड्रामा करेंगे, एक दो चीज़ें तब्दील करवाएंगे जो पहले से तय है। जो चीज़ें तब्दील होनी है वो पहले से तय है, छोटी मोटी चीज़ें वो ये तब्दील करवा लेंगे। जो बड़ी चीज़ें हैं, मेन चीज़ें जो तरमीम इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए वो ये करवा देंगे। बिलावल ने कहा कि ये जो 27वीं आइनी तरमीम है इसमें आइनी अदालत का क़याम, यानी आइनी बेंच से काम नहीं बन रहा, अब आइनी अदालत ये बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। फिर उसने कहा कि इसमें NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नकात भी शामिल है। फिर बिलावल ने कहा जी इसके ऊपर हम एक मीटिंग करेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेगी पीपल्स पार्टी की 6 नवंबर को, हम उसके अंदर जनाब बातचीत करेंगे और ताकि फैसला किया जा सके। अब ये तरमीम है क्या, ज़रा चंद चीज़ों पे आप गौर कर लें। नंबर एक तो ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने अब जजेस की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला था उसमें पहले जज की मर्ज़ी की एक शिक रखी हुई थी। यानी जैसे जस्टिस सरफराज डोगर को उठाकर लाए लाहौर से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, या बाकी जजेस को सिंध से और मुख्तलिफ जगहों से लेकर आए, तो उन जजेस की मर्ज़ी शामिल थी। लेकिन अब ये करना चाह रहे हैं कि बग़ैर जज की मर्ज़ी के, जज के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे। यानी एक, हुकूमत ने ऑर्डर कर दिया कि ये जज अब जा रहा है जनाब फलां अदालत में, तो या तो वो जज उस ट्रांसफ़र को कबूल करेगा हाई कोर्ट का, या वो जज इस्तीफ़ा देगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद जजों से इनको बड़ा सीरियस इशू है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से इनको प्रॉब्लम है, गुल हसन औरंगज़ेब साहब से इनको प्रॉब्लम है, खातून जज हैं उनसे इनको प्रॉब्लम है, बाबर सत्तार साहब हैं जस्टिस, उनसे इनको प्रॉब्लम है, जस्टिस जहांगीरी से इनको प्रॉब्लम है। तो ये करेंगे क्या, ये उनको उठा के किसी को सिंध में, किसी को पेशावर में, किसी को लाहौर में कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वो जज जो है उसको सर फेंक के वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लिहाजा ये फिर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जज लेकर आ जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो एक तो ये इख्तियार कर रहे हैं हासिल ताकि अदलिया को मुकम्मल तौर पे सरेंडर करवाया जा सके। फिर एक और चीज़ जो ये करने जा रहे हैं इसके अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे। अब उससे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं आप खुद इससे अंदाज़ा कर लीजिए। फिर आईनी अदालत भी बना दी जाएगी ताकि जो मकासद पहले पूरे नहीं हो सके वो अब पूरे किए जा सके। उसमें यह भी बताया जा रहा है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो आईनी अदालत का जज होगा उसकी उम्र की हद जो है, चीफ जस्टिस या जो उसका जज होगा उसकी उम्र की हद 70 साल तक ले जाएंगे। यानी वो ज़्यादा लंबे अरसे तक काम कर सकेगा। अभी क्योंकि कुछ जज बेचारे रिटायर होने वाले हैं ना, उन्होंने खिदमात बड़ी सरंजाम दी हुई हैं, तो अब उन जजेस को जो है वो एक तोहफा दिया जाएगा कि जनाब मज़ीद आप चंद साल काम करें और आप अपनी खिदमत जारी रखें, आपकी रिटायरमेंट नहीं होने जा रही। तो ये भी एक शिक इसके अंदर शामिल की जा रही है। दूसरा, बिलावल ने कोई ज़्यादा तस्करा नहीं किया, आर्टिकल 243 की बात की। आर्टिकल 243 जो है ना वो फ़ौज के हवाले से, तैनातियों के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से। फ़ौज वैसे तो अंडर आती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, सदर पाकिस्तान उसके सुप्रीम कमांडर हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस आर्टिकल के साथ ये क्या करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 243, और कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं और इस किस्म की बातें हो रही हैं कि शायद जो इख्तियारात हैं फ़ौज के आला तरीन वो तफवीज़ कर दिए जाएं एक नया ओहदा बनाकर बड़े साहब को। यानी ये अजीबोगरीब चीज़ें जो हैं वो अब मार्केट में लॉन्च की जा रही हैं 243 को लेकर। लेकिन आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि फ़ौज अपनी हवाले से कौन सी तरमीम चाहती है। देखिए, फ़ौज का तो बेचारी का नाम बदनाम होता है, फ़ौजियों को तो पता भी नहीं होता आईनी तरमीम क्या है। ये सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो चंद चीदा लोग होते हैं जो इसके बेनिफिशरी होते हैं वो ये फैसला करते हैं कि उन्हें अब किस किस्म के इख्तियारात चाहिए।
तो वो उसके मुताबिक आइन में तरमीम करवा लेते हैं। अब ये आइन में तरमीम करवा रहे हैं। एक चीज़ और है, वो है 18वीं आइनी तरमीम के अंदर तब्दीली। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 20 साल में जो वाहिद कारनामा किया जिसके ऊपर वो सीना चौड़ा कर सकते हैं, वो उनकी 18वीं आइनी तरमीम है, जिसमें उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी थी और बहुत सारे इख्तियारात सूबों को दिलवाए थे ताकि सूबे अपनी आवाम की खिदमत कर सके। अब इसके अंदर बिलावल ने जो खुद अनाउंस किया उसमें यह बताया गया कि जनाब 18वीं आइनी तरमीम के अंदर कुछ जो तालीम के और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस करना और कुछ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के हवाले से भी मामलात हैं, ये सारे भी इसके अंदर हैं। अब पीपल्स पार्टी अगर अपनी ही की हुई आइनी तरमीम को रिवर्स करती है, क्योंकि डे वन से एस्टेब्लिशमेंट को ये पसंद नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को जो कुछ चाहिए पीपल्स पार्टी उन्हें सारा कुछ देगी और यहां पे थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लेगी और फिर ये नारे लगाएंगे, शोर मचाएंगे, देखें हमने अपनी 18वीं आइनी तरमीम बचा ली है। आइन का ये हुलिया बिगाड़ देंगे, ये आर्टिकल 243 में भी तरमीम कर देंगे, 200 में भी तरमीम कर देंगे, अदलिया के इख्तियारात को कमजोर कर देंगे, कम कर देंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत कर देंगे, पार्लियामेंट को बेवकत कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन बाद में ये नारा ये लगाएंगे, देखें जी हमने 18वीं आइनी तरमीम पर समझौता नहीं किया। और ये बिलावल की जनाब बहुत बड़ी कामयाबी है। ये चूरन आपको बेचा जाएगा। मैं वक्त से पहले आपको ये बता रहा हूं। रज़ा रब्बानी एक मरतबा फिर मैदान में आ गए। वैसे ये ना ही आया करें तो अच्छा है। रज़ा रब्बानी साहब जो हैं ये दावेदार तो जमहूरियत के हैं। एक दिन ये आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे कि मुझे जो फौज को मैं इख्तियारात दे रहा हूँ, रेंजर्स को, मैं बहुत रो रहा हूं, बड़ा मजबूरन ये कर रहा हूं क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे इसके ऊपर सिर्फ इसलिए खड़े होकर वोट करना है क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूं और वोट जो है उनकी अमानत है। तो जनाब रो रो के इन्होंने ये किया और ये साबित करना चाहते थे कि इनसे बड़ा जमहूरियत का अलमबरदार कोई नहीं है। अब रज़ा रब्बानी साहब जो है उनके पास आसान रास्ता तो रिजाइन करने का था। आइन का इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन ये लोग नहीं बोले। रज़ा रब्बानी का आपका स्टेटमेंट जरा आप देखें, वो कहते हैं जी पार्लियामेंट मफलूज हो गई, धमाका खेज किस्म का बयान दिया उन्होंने। साबिक चेयरमैन सेनेट है रज़ा रब्बानी, उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। कौमी सलामती, खारजा या इक्तसादी पॉलिसी या बैरूनी ममालिक के साथ कौमी वसाइल से मुतल्लिक मुआहदों के बारे में ना तो पार्लियामेंट में कोई बात होती है और ना ही उसे एतमाद में लिया जाता है। अमेरिका के साथ खारजा पॉलिसी में तब्दीलियाँ और अमरीकी सदर से मुलाकातों की तफसीलात भी पार्लियामेंट से पोशीदा रखी गई हैं। अमरीकी कंपनियों के साथ कुदरती वसाइल और मादनियात के मुआहदे भी पार्लियामेंट में पेश नहीं किए गए। रज़ा रब्बानी ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए जिसके तहत तमाम बैरूनी मुआहदों की पार्लिमानी मंजूरी 3 माह के अंदर लाजमी हो ताकि वो मुअस्सर हो सके। ये सवाल भी किया कि क्या पाकिस्तानी फ़ौजी गज़ा भेजे जाएंगे और इनका मैंडेट क्या होगा। वज़रा की तरफ से सिर्फ टीवी शोज़ और सोशल मीडिया पर मामला उठाया जा रहा है, पार्लियामेंट में नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल नहायत संजीदा है जो अंदरूनी और बैरूनी सलामती दोनों पर असरअंदाज हो रही है। हुकूमत तीसरे फरीक के जरिए मुज़ाकरात कर रही है, वज़रा बयानात दे रहे हैं, मगर पार्लियामेंट खामोश है। पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना होगा। ऐवानों के निगहबानों को चाहिए कि हुकूमत को जवाबदेह बनाएं और पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की इस सोची समझी कोशिश का नोटिस लें। रज़ा रब्बानी ने खबरदार किया कि अगर पार्लियामेंट नाकाम रही तो तारीख इसकी तबाही कलम के जरिए लिखेगी।